नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, 18 जुलाई को जब बेंगलुरु में सोनिया गांधी का यूपीए दफन हो रहा था और उसकी जगह पर ज्यादा दलों वाला इंडिया नाम से गठबंधन बन रहा था, तो एक बड़ी दिलचस्प घटना हो गई। पहले नए गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस रखा गया था। इसे सभी दलों के नेताओं ने ट्वीट भी कर दिया था। लेकिन फिर ममता बनर्जी ने गठबंधन में से डेमोक्रेटिक शब्द हटाने को कहा और उसकी जगह पर डेवलपमेंटल शब्द जोड़ा गया। अब सवाल पैदा होता है कि जब मोदी सरकार के खिलाफ प्रचार का मुख्य आधार ही यह है कि मोदी ने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है, तो फिर अपने गठबंधन से डेमोक्रेटिक शब्द क्यों हटाया गया? इसलिए क्योंकि डेमोक्रेटिक तो एनडीए है, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। वैसे भी पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के डेमोक्रेटिक होने की हवा निकल चुकी है। वैसे इंडिया के स्पेलिंग INDIA से शब्द भी भानुमति के कुनबे की तरह ही जुड़े गए हैं। जैसे डेमोक्रेसी की जगह पर डेवलपमेंट ढूंढा गया। जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, तो कोई यह तो नहीं कह सकता कि मोदी राज में किसी भी क्षेत्र में डेवलपमेंट में कोई कमी रही है। इधर बेंगलुरु में 26 दलों का गठबंधन बन रहा था। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार में वीर सावरकर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। वही वीर सावरकर जो राहुल गांधी की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। इन 26 दलों ने ऐलान किया है कि इनके उम्मीदवार भले ही अपने अपने दल के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सभी का ब्रांड इंडिया होगा। सबका चुनाव प्रचार भी साझा होगा और चुनाव घोषणा पत्र भी एक होगा। इससे तो अच्छा होता कि कांग्रेस का भी हाथों हाथ विसर्जन करके इंडिया नाम से नई पार्टी ही बना लेते और एक ही चुनाव चिन्ह पर लड़ते, जैसे 1970 में सभी गैर कांग्रेस दलों ने जनता पार्टी के नाम और लोकदल के चुनाव चिन्ह हलधर किसान पर चुनाव लड़ा था। खैर, 2024 का चुनाव भाजपा या एनडीए के लिए 2014 या 2019 जैसा आसान नहीं होगा। लेकिन शर्त यह है कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीटों का बंटवारा ठीक से हो जाए। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दलों और कांग्रेस में टिकटों का बंटवारा ठीक से हो जाए, क्योंकि रणनीति तो यह है ना कि भाजपा के उम्मीदवारों के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा हो। तो फिर बंगाल में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों को सीटें बांटनी होंगी। अगर यह गठबंधन वास्तविकता है, तो केरल में क्या होगा? केरल के दोनों मुख्य दल कांग्रेस और कम्युनिस्ट इस गठबंधन का हिस्सा है। तो क्या वे आपस में सीटें बांटकर सर्वसम्मति से चुनाव करवा लेंगे? असल में यह भानुमति का कुनबा है, जिसे समान विचारधारा वाले दल बताया जा रहा है। 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इन दलों में भारी मतभेद है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और आम आदमी पार्टी 370 हटाए जाने का समर्थन करती है। ये दोनों दल ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल को इसलिए एनडीए में एंट्री नहीं दी क्योंकि वह खुलेआम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रही है। तो वह है समान विचारधारा का एक गठबंधन। वीर सावरकर के मुद्दे पर इंडिया के 26 दलों में भयंकर मतभेद है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी वीर सावरकर को महान स्वतंत्रता सेनानी मानती है, जबकि कांग्रेस, वामपंथी दल और मुस्लिम दल उन्हें देशद्रोही कहते हैं। तो कैसे हुई समान विचारधारा? 1996 याद कीजिए, जब 16 मई को अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे।
उन्हें सत्ता से हटाने के लिए 28 मई को लोकसभा में जो दल इकट्ठे हुए थे, सभी वही के वही दल बेंगलुरु में मौजूद थे। वाजपेयी ने तो इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था, लेकिन बाद में कांग्रेस ने इन्हीं राजनीतिक दलों के साथ खिचड़ी सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। वामपंथियों, जनता दल, समाजवादी पार्टी, डीएमके आदि की कुल मिलाकर 165 लोकसभा सीटें थी, जो भाजपा को मिली 161 सीटों से सिर्फ 4 ज्यादा थी। 8 दलों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया और कांग्रेस के 140 सांसदों ने बाहर से समर्थन देकर जनता दल के एचडी देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनवाया। उस समय संयुक्त था जनता दल, बाद में टूटा, कई टुकड़े हुए। जनता दल यू बना, समता पार्टी बनी, समता पार्टी पहले बन गई थी शायद, जेडीएस बना, बीजू जनता दल बना। लेकिन कांग्रेस ने 11 महीने में समर्थन वापस ले लिया था। एक बार फिर जनता दल के ही इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनवाया, तो उनकी सरकार से भी 11 महीने बाद समर्थन वापस ले लिया। 2004 से 2014 तक भी इन्हीं सभी दलों की खिचड़ी सरकार थी, लेकिन उस सरकार ने 2 टर्म इसलिए पूरे किए क्योंकि प्रधानमंत्री कांग्रेस का था और इन्हीं सभी सहयोगी दलों को भ्रष्टाचार की छूट थी। बाद में डीएमके के मंत्री कोयला घोटाले और 2G घोटाले में जेल गए। लालू यादव लैंड फॉर जॉब में चार्जशीटेड हैं, कई और मंत्री भी कई घोटालों में चार्जशीटेड हैं। खिचड़ी सरकार के वे 10 साल घोटालों के लिए मशहूर हुए। इसी कारण 2014 में यूपीए सरकार में शामिल इन्हीं सभी दलों का सुपड़ा साफ हो गया था। 18 जुलाई को बेंगलुरु में इकट्ठे हुए दल वही हैं जिन्होंने 1996 से 1998 तक अराजक खिचड़ी सरकार चलाई थी और 22 महीने में चुनाव हो गए थे। 2004 से 14 तक महाभ्रष्ट सरकार चलाई इन्हीं दलों ने। हूबहू वही कुनबा है। बाकी विपक्षी दल अगर यह समझते हैं कि बहुमत आने पर इंडिया नामक सरकार का प्रधानमंत्री कोई नीतीश कुमार या कोई शरद पवार होगा, तो वे भूल जाएं। अगर उन्होंने जिद की तो कांग्रेस 1996 ही दोहराएगी। देश की जनता इन्हें कितना कबूल करेगी यह तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक डर पैदा हो गया है। क्या सचमुच देश की जनता त्रिशंकु लोकसभा ला सकती है? और यह डर नरेंद्र मोदी को भी पैदा हो गया है। क्या इसीलिए मोदी ने एनडीए को पुनर्जीवित करने के लिए 38 सहयोगी दलों की बैठक बुलाई है? स्वाभाविक है, एक भय का वातावरण पूरे देश में पैदा हो गया है कि यह चुनाव कड़ा होगा तो मोदी सरकार जा सकती है। क्या ऐसा संभव है? मित्रों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना मिले। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।